हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूपीपीएससी एई इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पहले यूपीपीएससी एई इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर बोथ few questions from non technical part and few questions from technical part। नॉन टेक्निकल पार्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चेयरमैन के द्वारा पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल पार्ट से, और जो टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द अदर 3 मेंबर्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कंसर्न रहेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द let us start the questions from the non-technical portion. In non-technical part, the first question is, what are the centrally sponsored schemes, centrally sector schemes and state schemes, and what is the difference between them? Let us start from the centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme क्या होती है? सबसे पहले हम इसके फॉर्मुलेशंस पे बात करेंगे। फॉर्मुलेशन क्या है? It is formulated on the subject which comes under the state list and concurrent list of the constitution. एंड सेकेंड, फंडिंग कहाँ से होती है इसकी? तो इट इज फंडेड बाय आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो फंडिंग का पैटर्न है इसका, वो फंडिंग का पैटर्न क्या है? यहाँ पे फंडिंग का पैटर्न है इसका 90:10 फॉर द 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट, एंड अदर पैटर्न ऑफ द फंडिंग इज 60:40। सेंटर का 60% रहेगा, 40% स्टेट का रहेगा, फॉर विच फॉर अदर स्टेट्स, राइट। एंड 100% फंडिंग रहेगी सेंटर के द्वारा कौन से स्टेट्स के लिए? फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। दिस इज द फंडिंग पैटर्न। एंड नाउ द विच वन इज द implementing एजेंसी? सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा होती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कहूँ, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 2025, it comes under centrally sponsored scheme. Amrit Bharat Station Scheme 2023, it also is a centrally sponsored scheme. Jal Jeevan Mission 2019, it is also centrally sponsored scheme. Ayushman Bharat Yojana 2018, it is also centrally sponsored scheme. Next we will talk about centrally sector scheme or central scheme, right? So इसका जो फॉर्मुलेशन है, इट इज फॉर्मुलेटेड ऑन द सब्जेक्ट विच कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसकी मैं बात करूं, फंडिंग किसके द्वारा होती है? इट इज फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूं तो इसकी इंप्लीमेंटेशन भी किसके द्वारा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो इन स्टेट स्कीम्स इट इज फंडेड बाय, इंप्लीमेंटेड बाय बोथ बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो फंडिंग भी इसकी स्टेट गवर्नमेंट करती है और इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी कौन करता है इसका? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, राइट। अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो यूपी मिशन शक्ति 5.0 इट इज, एंड यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, दीज स्कीम्स आर स्टेट स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आस्क्ड प्रीवियसली इन इंटरव्यू वाज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा? इसकी फुल फॉर्म क्या है एमजी नरेगा की? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। So this is the full form of the MG नरेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये आता है। तो इसका जो विजन है यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, 100 डेज गारंटी, लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस स्कीम में यहाँ पे मेंशन था पहले। अभी इसमें एक आपके लिए क्वेश्चन है, एमजी नरेगा का नाम अभी चेंज हो गया है, तो अभी जो नाम चेंज होने के बाद जो नया नाम है इसका आप कॉमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका अभी जो नया नाम आया है उसका अभी एमजी नरेगा को किस नाम में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे 100 डेज जो लीगल गारंटी 100 डेज है ये भी कुछ चेंज हुआ है इसमें, तो आप इसमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके कि अभी इसका नाम क्या हो गया है एमजी नरेगा का, राइट। नेक्स्ट इज द दीज वेर द नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निकल पोर्शन, दोज क्वेश्चंस व्हिच आस्क्ड प्रीवियसली इन यूपीपीएससी एई इंटरव्यू। सो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि WSM और LSM में क्या डिफरेंस है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अगर हम बात करें तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज assumed to be linear for both material, steel as well as concrete.
अंडर वर्किंग लोड। यहाँ पे जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई हुआ है वो केवल मटेरियल की स्ट्रेंथ पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे लोड फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो यहाँ पे जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है इज नॉट यूटिलाइज्ड फुल्ली हेयर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेक्शन है वो हैवियर रहेगा, इसमें WSM में जो सेक्शन है वो हैवियर निकल के आता है और डिजाइन क्या आता है, अनइकोनॉमिकल निकल के आता है, राइट। अगर इसके कंपेरेटिवली हम लिमिट स्टेट मेथड की अगर हम लोग बात करें तो वो इट इज बेस्ड, लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। फॉर कंक्रीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉन लीनियर यहाँ पे है। So now let's just discuss the next technical question which is from environmental engineering. Types of sewage system. Different types of sewage system क्या होते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के सीवरेज सिस्टम होते हैं. The first one is the separate sewage system, another one is the partially separate system and the last one is the combined sewage system. अगर मैं इन तीनों में डिफरेंस की बात की जाए तो सेपरेट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो वाटर रहता है, वेस्ट जो रहता है उसको एक सेट ऑफ सीवर में रखते हैं और जो स्टॉर्म वाटर और सरफेस वाटर है उसको अनदर सेट ऑफ सीवर में रखा जाता है। सो इन द केस ऑफ द पार्शियली सेपरेट सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस है पार्शियली सेपरेट सिस्टम में। अगर सेपरेट सिस्टम को आपने समझ लिया है तो पार्शियली सेपरेट सिस्टम में क्या होता है, कुछ पोर्शन सरफेस वाटर का भी जिस सीवर में डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को रखा जाता है उसी सीवर में कुछ पोर्शन सरफेस वाटर का भी छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली सेपरेट सिस्टम। द लास्ट वन इज द कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, द डोमेस्टिक एक ही सेट ऑफ सीवर रहता है, किसके लिए, डोमेस्टिक सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए और एज वेल एज स्टॉर्म वाटर एंड सरफेस वाटर के लिए। सारा वाटर किसमें, वेस्ट वाटर किसमें छोड़ा जाता है, एक ही सीवर में छोड़ा जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। नाउ लेट अस टेक द अनदर let us discuss the next technical question which is from RCC. What are the reasons concrete and steel combinations work well? Not all materials can be combined. So question ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि हम लोग RCC जो वर्क करते हैं उसमें जो कंक्रीट के साथ स्टील का जो यूज करते हैं, स्टील के साथ एल्यूमिनियम, स्टील के साथ अदर मटेरियल्स का हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं, ये बताना है आपको यहाँ पे नेक्स्ट इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग देखेंगे, कंक्रीट और स्टील को जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसको एक साथ यूज करने का, वो क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है स्टील और कंक्रीट का, वो अप्रोक्सीमेटली दोनों का क्या है, सेम है। टेम्परेचर चेंज पे जो इनका एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दे बॉन्ड टू ईच अदर वेरी वेल। And the next other point is the combination bring ductility. So now let us discuss the another question which is from the highway engineering. How road alignment is fixed? What are the various stages of survey? So किसी भी रोड के अलाइनमेंट को फिक्स करने से पहले क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है और इंजीनियरिंग सर्वे जो किया जाता है दैट इज कैरिड आउट इन वेरियस स्टेजेस। सो सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या है, मैप स्टडी करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे में। उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉनाइसेंस सर्वे करते हैं। द नेक्स्ट अनदर स्टेप आफ्टर दिस सर्वे, व्हाट इज द अनदर स्टेप, अनदर स्टेप इज द प्रीलिमिनरी सर्वे किया जाता है इसके बाद, और सबसे लास्ट में किया गया जाता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे किया जाता है। इस सारे सर्वे को कंप्लीट करने के बाद, या मैं कहूँ इंजीनियरिंग सर्वे को करने के बाद, हम लोग क्या करते हैं, रोड के अलाइनमेंट को फिक्स करते हैं। रोड का अलाइनमेंट फिक्स करना मतलब क्या हो गया, पोजीशनिंग ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे। हम जो हाईवे है उसकी सेंटर लाइन की जो पोजीशनिंग करते हैं दैट इज नोन एज द रोड अलाइनमेंट, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज हाईवे अलाइनमेंट। रोड अलाइनमेंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रोड अलाइनमेंट। तो रोड अलाइनमेंट करने से हमको एक गाइडेंस मिल जाती है कि कहाँ पे रोड को कहाँ से पास किया जाए, जिससे कि हमारा जो रोड बन के आएगा वो क्या रहेगा, मोस्ट इकोनॉमिकल रहे और कंस्ट्रक्शन उसकी इजी रहे और फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रहे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो अलाइनमेंट है उसके जो टाइप्स रहते हैं, कितने टाइप्स का रोड अलाइनमेंट हो सकता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोड अलाइनमेंट, वन इज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड अनदर इज द वर्टिकल अलाइनमेंट, राइट।